हम लोग इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। स्टार्टिंग में ये था कि मुझे कोई भी नौकरी फ़िलहाल चाहिए, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन शुरू की थी और फिर धीरे धीरे करते करते यूपीएससी भी सामने ऐसा लगा कि आपको मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए? जैसा मैंने कहा 2019 एंड में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। इसकी शुरुआत जो थी वो कुछ इस तरीके से हुई थी कि जब मैं अपने एक्टिंग और मॉडलिंग के दिनों में थी, तो वन ऑफ माई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ही वॉज एन ऑफिसर, और जब मैंने उसका प्रोफाइल देखा तो मुझे पता लगा कि क्या क्या होती हैं चीज़ें सिविल सर्विसेज में, और फिर मैंने इसके बारे में गूगल किया और उसके बाद मैंने अपनी एनसीईआरटी वगैरह की तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले आप ये सोच लें कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हैं और आपके पीछे क्या मोटिवेशन है, और बहुत ही स्टेबल माइंड के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें। जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उन्हें बिल्कुल लिमिटेड रखें और जितनी बार हो सके उन लिमिटेड सोर्सेज को पढ़िए, क्योंकि चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, आपको याद वही आएगा जो आपने लगभग 10 से 15 बार पढ़ा होगा। जी मैम, जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो सबसे पहले पीडीएफ किसने देखा और वो दिन आपका पूरा कैसा रहा? यूपीएससी का रिज़ल्ट जब आने वाला था उससे 3 दिन पहले से मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जब इतने स्पेशल लोग हैं यहाँ पे जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आईआईटी से आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा हो पाएगा या मेरा लिस्ट में कभी भी ना आ पाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और ज़रूरत बहुत थी मुझे इस चीज़ की। तो उस दिन मेरे भैया जो थे, ही वॉज देयर विद मी, तो उन्होंने चुपचाप मेरा रिज़ल्ट देखा और उसमें मेरा नाम था और उन्होंने मुझे नहीं बताया। अभी हमारे साथ तस्कीन मैम है। मैम का सिलेक्शन यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम में 736 रैंक के साथ हुआ है। मैम से आज हम बातचीत करने वाले। मैम ने कैसे कैसे तैयारी किया, कौन सी बुक पढ़ी, सब कुछ। फिर आप लोग नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो आप सब लोग इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सबसे बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैम कैसा लग रहा है आपको इस एग्ज़ाम क्लियर करके? सर मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि एक बहुत लंबी जर्नी जो थी वो फाइनली अब ख़त्म हो गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपना नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड शुरुआत से बताइए आप। जी जैसा आपने बोला, मेरा नाम है तस्कीन खान। मैंने अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून से की है, और फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन डीबीएस पीजी कॉलेज देहरादून से किया है। उसके बाद यूपीएससी की पढ़ाई जो है वो मैंने 2019 से हज हाउस से स्टार्ट की थी। जी मैम, आपको इस एग्ज़ाम के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिला? जी मोटिवेशन जो था वो उसका सबसे जो मेन रीज़न था वो थी मेरी फैमिली कंडीशन। हम लोग इकोनॉमिकली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो मेरा लक्ष्य स्टार्टिंग में ये था कि मुझे कोई भी नौकरी फ़िलहाल चाहिए, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन शुरू की थी और फिर धीरे धीरे करते करते यूपीएससी भी सामने आ गया। मैम कब आपको ऐसा लगा कि आपको मतलब इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए? जैसा मैंने कहा 2019 एंड में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। इसकी शुरुआत जो थी वो कुछ इस तरीके से हुई थी कि जब मैं अपने एक्टिंग और मॉडलिंग के दिनों में थी, तो वन ऑफ माई इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ही वॉज एन ऑफिसर, और जब मैंने उसका प्रोफाइल देखा तो मुझे पता लगा कि क्या क्या होती हैं चीज़ें सिविल सर्विसेज में, और फिर मैंने इसके बारे में गूगल किया और उसके बाद मैंने अपनी एनसीईआरटी वगैरह की पढ़ाई स्टार्ट की, और फिर मैंने फाइनली हज कमेटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला, और वहाँ से मेरी जो फाउंडेशन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की पढ़ाई की वो स्टार्ट हुई। जैसे मैम आपने बताया अभी कि आपने एक्टिंग और मॉडलिंग भी किया हो क्या? जी जी। तो कब आप कर रहे थे बताइए कुछ। जी अपने कॉलेज के दिनों में, और उसके बाद कुल 1 वर्ष तक 2018 तक मैंने इस फील्ड में कोशिश की, और I was participating in few pageants and in few shows, and also I was preparing for Miss India, but I could not give the audition because मेरी हाइट जो थी वो थोड़ी कम रह गई थी। ओके मैम। मैम पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बताओ, आपके आप कैसे कैसे दिन की शुरुआत करती थी, कैसे कैसे पढ़ाई करती थी? टाइम टेबल ऐसा था कि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के टाइम पे वो अलग अलग बनता रहा। प्रीलिम्स के टाइम पे यही रहता था कि आधे दिन में स्टैटिक रिवाइज करती थी और आधे दिन में सीसैट की प्रिपरेशन करती थी। उसके अलावा मेंस के टाइम पे ये था कि बहुत ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस मैंने की थी, और फिर इंटरव्यू के टाइम पे मॉक इंटरव्यूज़ देना और बोलने की प्रैक्टिस करना, साथ में 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ना और डैफ को अच्छे से प्रिपेयर करना, तो ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा होते थे। मैम आपने कोचिंग किया है नहीं? मैं बोलूँगी बिल्कुल, मुझे मेंटरशिप जो है वो हज हाउस, जामिया मिलिया इस्लामिया अतिया फाउंडेशन से प्रोवाइड हुई जी। और इन्हीं इंस्टीट्यूट की गाइडेंस से की तो मैंने सेल्फ स्टडी ही है,
मगर एक गाइडेंस जो होती है, जो आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए ज़रूरी होती है, वो मुझे इन इंस्टीट्यूट्स ने प्रोवाइड की। ओके मैम। मैम क्या लग रहा है इस एग्ज़ाम के लिए कोचिंग ज़रूरी है या नहीं फिर? मैं ये कहूँगी कि एक सही डायरेक्शन बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत ही सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है, और वो सेलेक्टिव क्या पढ़ना है उसके लिए आपको कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए, चाहे वो कोई मेंटर हो, चाहे वो कोई टीचर हो, चाहे वो आपका कोई भी दोस्त हो जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जो आप बिना कोचिंग के भी हासिल कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब चैनल्स भी बहुत सारे हो गए हैं, तो आप ज़रूरी नहीं है आप कोचिंग करें, आप यूट्यूब चैनल्स और बाकी कोई आपका दोस्त है जो ऑलरेडी कोचिंग कर रहा है, उसकी गाइडेंस से भी आप ये सब कर सकते हैं। मैम मॉक टेस्ट का क्या योगदान है इस एग्ज़ाम में? आपने कितना मॉक टेस्ट लगाया था? प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी सारे मॉक टेस्ट मैंने दिए थे, क्योंकि वो क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना और वो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। फिर मैंने मेंस के लिए लगभग 30 से 35 पेपर्स लिखे थे, और इंटरव्यू के लिए मैंने लगभग 5 या 6 मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। ओके मैम, यूपीएससी प्री के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी था? प्रीलिम्स के लिए मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करूं और यूपीएससी का पैटर्न समझूं, और फिर स्टैटिक पे अपनी कमांड हासिल करूं, क्योंकि मेरा ये था कि मुझे समझ में जल्दी चीज़ें नहीं आती हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश करती हूँ चीज़ों को। तो वही चीज़ मैंने की कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स रटने की कोशिश की, जो कि आमतौर पे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है, और फिर धीरे धीरे करके मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। फिर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, और मेजर ध्यान जो था वो मैंने सीसैट पे दिया। तो सीसैट में हर टॉपिक से रिलेटेड मैंने कुछ 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के जो थे वो निकाल लिए, और उन्हें ही बार बार सॉल्व किया। ओके मैम, सीसैट से मुझे याद आया, जैसे कि इस बार का आपने सीसैट का पेपर देखा ही होगा जी जी, और पिछली बार का देखा होगा, दोनों में आपको क्या लगा मैम? इस बार का सीसैट का पेपर बहुत ज़्यादा मुझे तो टफ लगा है, बिल्कुल बिल्कुल डिफ़िकल्ट लगा है। और ये है कि लोग बोल रहे हैं कि पैसेजेस इजी थे, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन पैसेजेस, क्योंकि उनके आंसर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वैरी करते हैं। बट मैथ्स जो था वो बहुत ज़्यादा टफ था, और मुझे कहीं से क्वेश्चन पूछा गया था ज़्यादा। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ जो आंसर्स हैं मैथ्स के भी, उनमें भी आप श्योर नहीं हो सकते कि इसका आंसर यही होगा, तो डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई था इस बार। ओके मैम, मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी आपने कब किया था, और एक एस्पिरेंट को कब तैयारी की शुरुआत करना चाहिए आंसर राइटिंग की? आंसर राइटिंग आप अपनी डेली दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं। रोज़ अगर आप 2 से 3 आंसर्स लिखें, या शुरुआत आप एक आंसर से करें, और फिर धीरे धीरे जैसे अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो उसके बाद आप बिल्कुल आंसर राइटिंग पे ध्यान दें। पहले अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करें, और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट करें। ओके मैम, GS4 पेपर के लिए आपने कैसे किया था तैयार? GS4 पेपर के लिए मैंने 3 चीज़ें प्रिपेयर की थी। एक तो एथिक्स से रिलेटेड वोकैबुलरी जो भी सिलेबस में दी हुई थी, और फिर उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आई यूज्ड एग्जाम्पल्स में जनरली न्यूज़पेपर्स से उठाती थी या सोशल मीडिया साइट्स से उठाती थी, और कोट्स जो होते हैं, तो मैंने कोट्स काफ़ी सारे हर टॉपिक से रिलेटेड याद किए थे, ताकि मुझे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में थोड़ी सी एज मिल सके। ओके मैम, जैसे कि मैम मैं टॉपरों का इंटरव्यू करता हूँ तो हर जगह यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि NCERT का क्या योगदान है इस एग्जाम में, तो आपके हिसाब से क्या योगदान है NCERT का? जी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, क्योंकि NCERT जो है वो आपकी पढ़ाई की फाउंडेशन होती है। मैंने जब अपने हज कमेटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो वो पूरा का पूरा NCERT बेस्ड था। शायद अगर मैंने ना पढ़ी होती तो मुझे वो इंस्टीट्यूट ही ना मिला होता। तो आप बिल्कुल शुरुआत जो है वो पूरे तरीके से NCERT से करें, और उनका साथ कभी ना छोड़ें। ओके मैम, इंटरव्यू की तैयारी आपने कब कैसे किया था? सर इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं सर्वोकॉन फाउंडेशन आई थी, और यहाँ से मैंने फोकस किया कि मैं 3 चीज़ों पे ध्यान दूंगी। पहला, मैं अपने डैफ का एक वर्ड अच्छे से प्रिपेयर करूँगी, उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करूँगी, और फिर मैं जाके मॉक इंटरव्यूज़ दूँगी। तो मेरा ये रहता था कि मैं हर हफ्ते एक मॉक इंटरव्यू देती थी, और उस पूरे हफ्ते मैं अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाती थी 3 चीज़ों को, कि मैं अपना डैफ का कोई पोर्शन प्रिपेयर कर रही हूँ, न्यूज़पेपर अच्छे से कर रही हूँ, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर रही हूँ उन टॉपिक्स पे। ओके मैम, आपके इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ बताओ हमारे दर्शकों को। मेरे इंटरव्यू के मेजर क्वेश्चंस जो थे वो मेरे डैफ पे ही थे। जैसा कि मेरी हॉबीज़ में लिखा था कि मुझे एक्टिंग करना पसंद है, और थिएटर और स्ट्रीट प्ले से मेरा संबंध रहा है, तो उसी से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए कि आप इस स्किल को एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, पर जो थिएटर होते हैं वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही लिमिटेड हैं, तो क्या मूवीज़ को ये टैलेंट पहचानने के लिए क्या करना चाहिए।
और उसके अलावा मेरी एक और हॉबी है वॉचिंग थ्रिलर मूवीज़। तो इसमें मुझे पूछा था कि क्या थ्रिलर मूवीज़ जो है वो हमारी सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं और आपकी पर्सनालिटी पे कैसा इम्पैक्ट डालती हैं। देन एक और है मेरी हॉबी, वो है कस्टमाइजेशन ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। तो उस पर मुझे पूछा था कि ये हॉबी बहुत यूनिक है, तो ये हॉबी आपके पास कहाँ से डेवलप हुई। यही सारे क्वेश्चंस थे। ओके मैम, आपने करंट अफेयर की तैयारी कैसे किया था इस एग्ज़ाम के लिए? करंट अफेयर्स के लिए मैंने अपने ही नोट्स बनाए थे और मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी और जो भी टॉपिक्स न्यूज़पेपर में आते थे मैं उसे गूगल करती थी। गूगल पे बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे हमें मटेरियल मिल जाता है, वरना आप कोई भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं जो कि कंपाइल्ड वर्जन आपको मंथ के एंड में देती है। ओके मैम, एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कितनी देर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए? आप पे डिपेंड करता है पूरे तरीके से, और ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के टाइम पे आपको सिर्फ थीम्स उठानी होती हैं और उन थीम्स को आपको अपने आप गूगल करना होता है, तो उस पर आप 2 घंटे भी लगा सकते हैं, तो वो वर्थ होगा। इसके अलावा इंटरव्यू के टाइम पे आपको ज़्यादा टाइम देना होता है, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो आपका बहुत सारा न्यूज़पेपर बेस्ड होता है। उस समय आप अगर 2 से 3 न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो वर्थ है। तो ये लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आप न्यूज़पेपर कितने घंटे पढ़ें। ओके मैम, शॉर्ट नोट्स पे यदि हम बात करते हैं तो यूपीएससी एस्पिरेंट को बनाना चाहिए या नहीं? अगर बनाते हैं तो बहुत सारा टाइम लगता है, अगर नहीं बनाते तैयारी अधूरी रह जाती है। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में आप कुछ बताइए। शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपकी प्रिपरेशन का बैकबोन साबित हो सकते हैं, वो भी तब क्योंकि जब मेंस होता है तो आपको रिवाइज़ करने का इतना टाइम नहीं होता है। जैसे मेरे पास ये था कि मैंने हर चीज़ के 1-2 पेजेस के शॉर्ट नोट्स कीवर्ड्स लिख के बनाए हुए थे, तो मैं अपने मेंस से पहले उस 1 घंटे या 2 घंटे में उसे रिवाइज़ कर लेती थी। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपने चीज़ें एक बार देख ली हैं। तो शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ओके मैम, प्रीलिम्स में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए एस्पिरेंट को? जैसे कि नेगेटिव मार्किंग होता है, तो नेगेटिव मार्किंग से बच के और कितना अटेम्प्ट करना चाहिए क्वेश्चन? ये पूरे तरीके से इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के बारे में ऐसा पता है जो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं लेकिन उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। पर मेरे बारे में ये है कि मैं अगर 90 से ऊपर क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये जानने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे और फिर आपको उसमें से देखना होगा कि कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें से कितने आपके गलत होते हैं, और वो कांस्टेंट रहना चाहिए आपका एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। देन यू विल कम टू नो कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। जी मैम, आप उन एस्पिरेंट को क्या कहना चाहोगे जो कि अभी तैयारी की शुरुआत करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए नए एस्पिरेंट को? तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले आप ये सोच लें कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हैं और आपके पीछे क्या मोटिवेशन है, और बहुत ही स्टेबल माइंड के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें। जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उन्हें बिल्कुल लिमिटेड रखें और जितनी बार हो सके उन लिमिटेड सोर्सेज को पढ़िए, क्योंकि चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो या मेंस दे रहे हो, आपको याद वही आएगा जो आपने लगभग 10 से 15 बार पढ़ा होगा। जी मैम, जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो सबसे पहले पीडीएफ किसने देखा और वो दिन आपका पूरा कैसा रहा? यूपीएससी का रिज़ल्ट जब आने वाला था उससे 3 दिन पहले से मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी और मुझे ऐसा लगता था कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और जब इतने स्पेशल लोग हैं यहाँ पे जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आईआईटी से आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा हो पाएगा या मेरा लिस्ट में कभी भी ना आ पाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी और ज़रूरत बहुत थी मुझे इस चीज़ की। तो उस दिन मेरे भैया जो थे, ही वॉज देयर विद मी, तो उन्होंने चुपचाप मेरा रिज़ल्ट देखा और उसमें मेरा नाम था और उन्होंने मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी उस समय पे। फिर उन्होंने अचानक से मुझे बोला कि हो गया, तो वो हो गया जो वर्ड था दैट वाज वन मोमेंट इन माय लाइफ जो शायद इतने सालों से मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो एक खुशी का पल मुझे मिल जाए। तो वो मोमेंट था जब वो हो गया शब्द मैंने सुना, और वो पूरा दिन जो था वो मैंने अपने रूम पे ही बिताया। मैं चुपचाप अपने पेरेंट्स से बात कर रही थी और जो भी मुझे फ़ोन्स वगैरह अटेंड करने थे वो सब मैं कर रही थी। ओके मैम, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर।